नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं चौरागढ़ के किले में। स्थानीय लोग इस किले को चौगान का किला के नाम से पुकारते हैं। यह किला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के अंतर्गत चीचली क्षेत्र में अवस्थित है। यह किला सतपुड़ा पर्वत की एक ऊंची चोटी पर विद्यमान पूर्वाभिमुखी है। यह दुर्ग प्रस्तर शिलाओं, अनगढ़ छोटे पत्थरों को चूने की जुड़ाई से निर्मित किया गया है। किले का परकोटा एवं 3 दरवाजों के अवशेष अभी विद्यमान हैं। रेवा कुंड एवं पिरामिडनुमा प्राचीन मंदिर जिसमें स्थापित भव्य नृसिंह प्रतिमा कलचुरी कालीन है, किंतु दुर्ग निर्माण की दृष्टि से गोंड कालीन 16वीं शताब्दी प्रतीत होता है। किले के भीतर खंडहर स्थलों में रानीताल, कैदियों को रखा जाने वाले खंदक, रंगमहल गोंड राजा प्रेमनारायण का महल मुख्य है। गोंड शासकों के अवसान के बाद अंग्रेजों ने इस किले को क्षतिग्रस्त किया। रानी ताल एवं राजा महल के बीच में मराठा शासनकाल में स्थित भवनों के चिन्ह भी विद्यमान है। यह अजय दुर्ग गोंड एवं मराठा राजाओं के समय में महत्वपूर्ण रहा है। इस दुर्ग का निर्माण पराक्रमी गोंड शासक संग्राम शाह के शासनकाल में किया गया था। यह दुर्ग चोटी पर निर्मित किया गया है। समतल से लगभग 800 फीट की ऊंची समभूमि चोटी पर लगभग 20 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब केवल यहां पर खंडहर ही शेष दिखाई देते हैं। यहां के तालाब को लेकर यहां एक किंवदंती प्रचलित है कि इस तालाब में पारस पत्थर है। आज मैं आपको संपूर्ण चौरागढ़ का किला दिखाने वाला हूं। साथ ही आपको गोंडवाना की संपूर्ण कहानी भी सुनाता हूं। कहानी इस प्रकार है। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत पतन अवस्था में थी। केंद्रीय सत्ता के शिथिल होते ही छोटे छोटे राज्य अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण के स्वप्न देखने लगे। इस संक्रमण काल में यदुराय या जादोराय नामक एक युवक ने गढ़ा कटंगा के क्षेत्र में एक नया राज्य बनाने का प्रयास किया। कलचुरियों के पतन के बाद इस क्षेत्र में बड़ी भारी रिक्तता आ गई थी, जिससे कुछ शक्तियां इस ओर प्रयत्नशील थीं कि यहां इस स्तर का कोई अन्य राज्य स्थापित किया जाए। गोंडों के आदि पुरुष यदुराय के पूर्वजों के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती। केवल इतना ही मालूम हुआ है कि वे गोदावरी क्षेत्र में रहने वाले थे। कलचुरी के अंतिम सम्राट त्रैलोक्यमल के समय सुरभि पाठक एक अमात्य थे, जिन्हें छल बल से अपनी ओर मिलाकर गोंडों ने एक राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। कतिपय सूत्र इस बात पर भी जोर देते हैं कि यदुराज खानदेश के निवासी थे। इनके शौर्य एवं पराक्रम से अभिभूत होकर एक छोटे से गोंड जागीरदार ने अपनी कन्या उसे ब्याह दी। इस प्रकार गोंड राज्य की नींव पड़ी, जिसके उत्तर में हिरन नदी और दक्षिण में गौर नदी उसकी सीमांत रेखा थी। सुरभि पाठक ने वचन ले लिया कि उसका परिवार ही सदा मंत्री पद का अधिकारी होगा। इस प्रकार राजसत्ता और कूटनीति दोनों प्रकार से सुरभि पाठक ने उसका उत्साहवर्धन कर उसे नवीन राज्य के सृजन के लिए प्रेरित किया। मुसलमान इतिहासकार किसी खरजी नामक व्यक्ति को इनका आदि पुरुष मानते हैं। अंतिम गोंड नरेश शंकर शाह के परिवार के लोग दमोह जिले के सिलापारी गांव में रहते हैं। उनके पास एक वंश वृक्ष है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि कोई धारूशाह का नाती सत्तू इस गोंड वंश का प्रणेता था। उनके पास जो वंशावली सुरक्षित है वह बताती है कि जादोराय ही उस वंश का प्रथम राजा था और वह गढ़ा में राज्य करता था। उसके पिता भोजराज मोहन खेड़ा में रहते थे। त्रिपुरी के शासन समाप्त होते ही गढ़ा एक छोटे से नगर में विकसित होने लगा। उसके समीप की कटंगा का पहाड़ी इलाका था, जिसे सम्मिलित रूप से गढ़ा कटंगा कहने लगे।
मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा है, दक्षिण दहिने रहे तिलंगा, उत्तर माज गढ़ा कटंगा। अकबरनामा में गोरखदास की प्रस्तुति मिलती है, जिसने गोरखपुर नाम से कई गांव बसाए थे। पहला गांव सिवनी जिले के घनसौर के समीप, दूसरा मंडला जिले में गाड़ासराई के पास और तीसरा नरसिंहपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर स्थित है। जबलपुर के गोरखपुर मोहल्ले में भी उसी की प्रतिछवि मिलती है। उसके एक पुत्र सगीनदास ने एक छोटी सी सेना कलचुरी और एक प्रतिहार राजपूत के मार्गदर्शन में गठित की, जिसके माध्यम से उसने अपने राज्य की सीमाओं का और विस्तार किया। उनका अर्जुनदास नामक एक पुत्र था, परंतु उसके जीवन के ऐतिहासिक तथ्य अभी तक प्रकाश में नहीं आए। केवल यह बात प्रसिद्ध है कि उसके दो पुत्र थे, अमानदास और जोगीदास। अमानदास बड़ा पराक्रमी था। उसने वृहद गोंड राज्य की नींव डाली। अमानदास के नाम से जबलपुर के पास अमानपुर नामक ग्राम है और जोगीदास का स्मरण दिलाने नागपुर रोड पर बरगी के पास जोगीढ़ाना ग्राम है, जो गोकला जोगीढ़ाना के नाम से प्रख्यात है। अर्जुनदास के पश्चात अमानदास राजा हुए, जिन्होंने बाहुबल से संग्राम शाह की उपाधि अर्जित की। राज्य का गढ़ा कटंगा नाम वर्षों तक प्रचलित रहा, परंतु जब नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी रामनगर से मंडला स्थानांतरित की, तब वह राज्य गढ़ा मंडला कहलाने लगा। संग्राम शाह ने एक छोटी सी जागीर के स्वामित्व से आरंभ कर अपने रणकौशल से 52 गढ़ पर अपना शासन स्थापित किया, जो इस प्रकार हैं: गढ़ा, मारूगढ़, पचेलगढ़, सिंगौरगढ़, अमोदा, कन्नौज, बाघमार, टीपागढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, अमरगढ़, देवगढ़, पाटनगढ़, फतेहपुर, निमुआगढ़, भंवरगढ़, बरगी, घनसौर, चौरई, डूंगरताल, करवागढ़, झिंझगढ़, लाफागढ़, सोटागढ़, दियागढ़, पवीगढ़, शाहनगढ़, धमौनी, हटा, मड़ियादो, गढ़ाकोटा, इटावा, गढ़पहरा, दमोह, रहली, शाहगढ़, गढ़ कन्नौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़, मकड़ाई, कारूबाग, कुरवाई, रायसेन, भोंगरासो, भोपाल, ओपदगढ़, देवरी, गौरझामर, बौकागढ़, पानागढ़। इस प्रदेश की लोकवाणी में अभी भी आमन बुध वामन की उक्ति प्रचलित है, जिससे 52गढ़ की विजय का स्पष्ट संकेत मिलता है। उसने स्वर्ण और रजत जयंती दोनों प्रकार की मुद्राएं अपने प्रदेश में प्रचलित कराई। उनमें एक और पुत्री स्वस्ति संग्रामा शाह संवत 1570 और दूसरी और राजा का नाम नागरी और तेलुगु भाषा में अंकित है। मुद्रा चौकोर है। अमानदास बचपन से ही बड़ा नटखट, निर्दयी और महत्वाकांक्षी था। उसके पिता ने उसे सुधारने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। पिता की प्रताड़ना से क्रोधित होकर वह घर से भागकर रीवा महाराज वीरसिंह देव के पास चला गया। रीवा नरेश ने उसे राजपुत्र समझकर बड़े सम्मान से रखा और इस बात का भी ध्यान रखा कि उसे सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। वीरसिंह देव को अचानक दिल्ली दरबार से सिंकदर लोदी का बुलावा आया, अतएव वह अपने नाबालिग पुत्र को अमानदास के संरक्षण में छोड़कर दिल्ली चला गया। रीवा में रहते हुए अमानदास ने सुना कि उसके पिता में उसका नैसर्गिक अधिकार छीनकर छोटे भाई को राजगद्दी सौंपने का मन बनाया है। यह सूचना मिलते ही वह रीवा से गढ़ा भागा और अपनी माता से मिलकर उसने षड्यंत्र रचा और अपने पिता को मरवा डाला। जब वीरसिंह को इस जघन्य कृत्य की जानकारी मिली तो उसने सेना लेकर गढ़ा पर चढ़ाई कर दी। अमानदास में इतना साहस नहीं था कि यह वीरसिंह देव का सामना कर सके, अतः वह जंगल की ओर भाग गया। कुछ समय के पश्चात जब वीरसिंह का क्रोध शांत हुआ तो अमानदास उसकी सेवा में पुनः उपस्थित होकर और अपने कुकृत्य के लिए क्षमा मांगी। राजा ने भी उसे कुछ प्रताड़ना देकर रियासत उसे वापस लौटा दी। संग्राम शाह ने अपने आसपास के सभी राजाओं से मधुर संबंध बना लिए थे,
तारीख़-ए-इस्लाती अफ़गाना से पता लगता है कि इब्राहिम लोदी का भाई शहजादा जलाल उसकी अवहेलना कर गढ़ा भाग आया था। संग्राम शाह ने उसे पकड़कर सुल्तान के पास आगरा भेज दिया। उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह की रायसेन फतह करने में सहायता की। इसी समय उसे संग्राम शाह की पदवी प्रदान की गई। संग्राम शाह की दो रानियां थीं, पद्मावती और सुमति। दलपत शाह ने अपनी मां पद्मावती का नाम बड़े सम्मान के साथ एक शिलालेख में लिया है, जो उस्ताद फकीर चंद के अखाड़े में लगा है। संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह चंदेल राजा की कन्या दुर्गावती नामक परम सुंदरी राजकुमारी से किया था। यह चंदेल शासक कौन था, इसका निर्णय अभी तक संदिग्ध था। अकबरनामा के अनुसार यह शालिवाहन राजा की कन्या थी, जो बुदेलखंड के राठ महोबा में राज्य करते थे। वे जेजाक भुक्ति के चंदेल राजवंश से जुड़े थे, परंतु उस समय परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं, जिससे एक गौड़ राजा को उन्हें अपनी कन्या ब्याह देना पड़ी। कैप्टन नेमार्ड ने 1869 की सेटलमेंट रिपोर्ट में लिखा है कि दुर्गावती एक प्रतिहार राज्य कन्या थी और दलपत शाह उसे बलपूर्वक अपने राजमहल में लेकर आया था, किंतु यह कथन ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि दुर्गावती चंदेल थीं, प्रतिहार नहीं। कनिंघम ने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के पृष्ठ 89 में लिखा है, कालिंजर के राजा कीरत सिंह शेरशाह सूरी द्वारा 1545 के युद्ध में मारे गए। इन विषम परिस्थितियों में दुर्गावती का एक गोंड राजपुत्र से ब्याहा जाना असंभव प्रतीत नहीं होता। संग्राम शाह का निधन 1541 ईस्वी में हुआ, परंतु उसे इस बात का संतोष था कि उसने अपने भुजबल से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। वह जन्म से क्षत्रिय नहीं था, परंतु उसमें जन्म के सारे गुण मौजूद थे। उसने गढ़ा के पास संग्राम सागर नामक तालाब खुदवाया, जिसके तट पर एक भैरव मंदिर भी बनवाया, जिसे बाजनामठ कहते हैं। उसने चौरागढ़ और सिंगौरगढ़ के किले बनवाए, ताकि वे अपने साम्राज्य की समुचित देखभाल कर सके। उन्होंने संस्कृत में काव्य रचनाएं की और संस्कृत में रसरत्नमाला नामक एक ग्रंथ भी लिखा। दमोह मार्ग पर संग्रामपुर ग्राम उन्हीं ने बसाया था। बाजनामठ में उनका एक तांत्रिक से साक्षात्कार हुआ, जो भैरव के सामने राजा की बलि चढ़ाना चाहता था, परंतु राजा को इस षड्यंत्र का पता पहले ही लग गया था, जिससे तांत्रिक अपनी योजना में सफल नहीं हो सका। संग्राम शाह के पश्चात उसका पुत्र दलपत शाह राजगद्दी पर बैठा। उन्होंने शासन की बागडोर सुचारू रूप से संभाली। 1542 में दुर्गावती से विवाह के बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीरनारायण रखा गया। जब वह 5 वर्ष का था तभी 1548 में दलपत शाह का आकस्मिक निधन हो गया। इस वज्रपात से दुर्गावती थोड़ी विचलित हुई, परंतु उन्होंने बड़े साहस के साथ अपने नाबालिग पुत्र की ओर से राज्य शासन संभाल लिया। उनके 2 विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह कायस्थ और महेश ठाकुर उन्हें राजकाज में सहायता करते थे। दलपत शाह के निधन का समाचार चारों ओर बिजली के समान फैल गया। बाज बहादुर ने रानी को कमजोर समझकर 1555 और 1560 के बीच उनके ऊपर 2 बार आक्रमण किया। पहली बार के आक्रमण में बाज बहादुर का चाचा फतेह खां मारा गया और बाज बहादुर रणभूमि से भागकर देवास के पास सारंगपुर लौट गया। जब उसने दोबारा दुस्साहस किया तो गौड़ सेना ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। मियाना अफगान सिरोंज क्षेत्र में बस गए थे और चाहते थे कि इब्राहिम दूर ही उनका शासक बने। वे बाज बहादुर सरीखे कामुक संगीत प्रेमी को अपना शासक नहीं बनाना चाहते थे। इस ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने दुर्गावती से सहायता की याचना की। दुर्गावती ने तुरंत उन्हें न्यायोचित सहायता का आश्वासन दिया।
बाज बहादुर ने, जो 2 बार पराजय की विभीषिका भुगत चुका था, रानी से निवेदन किया कि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर इस संघर्ष को टालें। मियाना अफगान दुर्गावती की इस उदारता से इतने अभिभूत हो गए थे कि वे जीवन भर घोड़ों के मित्र बने रहे। दुर्गावती का राज्य कुशलतापूर्वक संचालित सफल शासन तंत्र का एक अनुपम उदाहरण था। राज्य में सिंचाई एवं कृषि कार्यों के लिए कई जलाशय खुदवाए गए। रानीताल उन्होंने अपने नाम से ही बनवाया था और अपनी सेविका रामचेरी के नाम से चेरीताल खुदवाया। मंत्री आधार सिंह ने आधारताल बनवाया और महेश ठाकुर के नाम से ठाकुरताल बना। महेश ठाकुर और दामोदर ठाकुर दोनों ही बिहार क्षेत्र के अंतर्गत तिरहुत के थे, इसलिए एक तिरहुतिया ताल इनके नाम से बना। गढ़ा के समीप ही ग्राम महेशपुर महेश ठाकुर की याद दिलाता है। तिलवारा घाट के निकट बसा ग्राम दलपतपुर दलपत शाह की स्मृति ताजा कर देता है। दुर्गावती एक परम विदुषी स्त्री थीं। सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के प्रति उनका विशेष लगाव था। उन्होंने बहुत से विद्वान अपने दरबार में बुलाए थे, जिनमें प्रमुख थे महेश ठाकुर। ये मंत्री तो थे ही, सुंदर काव्य रचना भी करते थे। इनकी रचनाएं तत्वचिंतामणि, सर्वदेश वृत्तांत संग्रह और आलोक दर्पण उपलब्ध हैं। इनके अग्रज दामोदर ठाकुर भी राजाश्रय में वर्षों रहे और दिव्य निर्णय और संग्राम शाही नामक ग्रंथ लिखे। बंगाली विद्वान पद्मनाभ भट्टाचार्य भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने सरस्वती विलास और वीरचंपू लिखा। एक और विद्वान लोंगाक्षी थे, जो राज दरबार में प्रतिदिन होने वाली काव्य चर्चा में भाग लेते थे। उन्होंने न्याय चंद्रिका और मीमांसार्थ प्रकाश लिखी। इस प्रकार सुखी जनता के समृद्धशाली राज्य की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इस सुखी और समृद्धशाली राज्य की गौरवगंध अकबर के पास भी पहुंची। अकबर ने 2 जासूसों को विद्वानों के वेश में दुर्गावती के पास भेजा, जो यहाँ की आर्थिक स्थिति और सामरिक तैयारियों की पूरी सूचना मुगल सम्राट को दे सकें। ये विद्वान गोप महापात्र और नरहरि महापात्र थे। रानी भी चतुर प्रशासिका थीं। रानी ने अपनी ओर से इतना धन उन्हें दिया कि वे स्तब्ध रह गए और रानी के प्रशंसक बन गए। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत विड्डल जी को राज्य में आमंत्रित किया था। श्रीमद् वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। अब्दुल मजीद आसफ खां उत्तर प्रदेश के कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने रीवा राज्य के शासक रामचंद्र को पराजित कर पूरा प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया था। अकबर राजस्थान के राजपूतों को अपने अधीनस्थ करने में लगा था। इसी बीच आसफ खां ने अकबर से गढ़ा पर आक्रमण करने की अनुमति ले ली। पहले उसने इस राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, फिर एक शक्तिशाली सेना लेकर दमोह की ओर से गढ़ा राज्य पर चढ़ाई कर दी। रानी इस आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार नहीं थीं, फिर भी वह भयभीत नहीं हुई। आसफ खां के पास 50,000 पैदल सेना और घुड़सवार थे। उसे राज्य की सीमा पार के कुछ मुसलमान शासकों का भी सहयोग प्राप्त था, जिनमें मुबारक अली खां, मोहम्मद मुराद खां, बजीर खां और आक मोहम्मद प्रमुख थे। मुगल सेना के पास बड़ी तोपें और बंदूकें थीं। पूरी पैदल सेना आधुनिक शस्त्रों के प्रयोग में निपुण थी। विस्फोटक सामग्री और बंदूकों के आविष्कार पर दृष्टिपात करने पर हमें ज्ञात होता है कि चीन ने गंधक, शोरा और कोयले के सम्मिश्रण से सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कर लिया था। एक जर्मन वैज्ञानिक बार्थोल्ड स्वार्ज ने बंदूक और तोपों का निर्माण आरंभ कर दिया था, जिनके द्वारा दूर से ही गोली चलाकर दुश्मन का सफाया किया जा सकता था। पुर्तगाली वर्ष 1498 में जब भारत आए तो वे अपने साथ तोपें लेकर आए थे। उस समय केरल के भारतीय शासक जामोरिन के पास भी तोपें थीं।
परंतु भारतीय सैनिक उनका प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करने में निपुण नहीं थे। दुर्गावती की फौज तलवार, भाले और तीर कमानों से लड़ती थी। उनके सैनिकों की संख्या भी आसफ खां की सेना के सामने नगण्य थी। रानी ने जब सिंगोरगढ़ में मोर्चा लिया तो उसके पास केवल 2000 सैनिक थे। इतनी शक्तिशाली फौज के सामने छोटी सी सैनिक टुकड़ी को देखकर उसके मंत्रियों ने सलाह दी कि आसफ खां से संधि कर ली जाए। परंतु रानी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यदि अकबर स्वयं आते तो यह बात में सोच भी सकती थी। एक राजा का दूसरे राजा से समानता के स्तर पर बात करना उचित है, परंतु अकबर के एक अदना कर्मचारी से बात करके मैं अपनी प्रतिष्ठा कम नहीं कर सकती। गोरों ने सोचा कि सामरिक दृष्टि से अभी सैनिकों को पीछे हट जाना चाहिए और बरेला के पास जंगल में मुस्लिम फौजों से मोर्चा लेना ठीक होगा। इस बीच खबर आई कि हाथी सेना के सेनापति अर्जुन सिंह बैस मारे गए। इस समाचार से रानी विचलित तो हुई, परंतु उसका मनोबल नहीं गिरा। रानी ने सलाह दी कि रात के समय आक्रमण करके उन्हें परास्त किया जावे, परंतु रानी के सलाहकारों ने इस रणनीति का अनुमोदन नहीं किया। जब सुबह मुगल तोपखाना नर्री नाला आ पहुंचा तो परिस्थिति और विषम हो गई। रानी ने अपना सैनिक वेश धारण कर कवच और शिरस्त्राण पहना और सरमन नामक हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि पर पहुंच गई। उसका 21 वर्षीय पुत्र वीरनारायण भी असाधारण वीरता के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़ा। वीरनारायण जब घायल हो गया तो उसे इसी चौरागढ़ के दुर्ग में पहुंचा दिया गया। रानी की सेना के वीर शम्स खां मियानी और मुबारक बिलूच अद्वितीय रणकौशल से लड़ रहे थे। रानी भी अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर तुली थी। तभी एक तीर रानी की कनपटी में और दूसरा उसकी आंख पर लगा। जब रानी को लगा कि युद्ध जीतना कठिन है तो उसने अपने महावत आधार सिंह बघेला से कहा कि वह उसका प्राणांत कर दे। तभी नर्रई नाला में अचानक बाढ़ आ गई। रानी नर्रई नाला पार कर मंडला की ओर नहीं जा सकी। शत्रु के हाथों जीवित पड़कर अपना आत्मसम्मान खोने के बदले उसने मरना अधिक श्रेयस्कर समझा। रानी ने महावत के हाथों से कटार छीनकर अपनी छाती में घोंप ली और 24 जून सन 1564 को देश की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जहां वह हाथी से गिरी थीं, वहां उनका अग्नि संस्कार किया गया। उसके सहयोगी कुंवर कल्याण बघेला, चक्रमाण कलचुरी, खान जहान डकीत और महारूख ब्राह्मण युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए। इस वीरांगना के बलिदान से प्रदेश के निवासी इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने एक छोटा सा समाधि स्थल उस स्थान बनाया जहां रानी ने प्राण त्यागे थे। आने जाने वाले लोग उसके प्रति अपना आदर प्रदर्शित करते हुए आज भी दिखाई देते हैं। नर्रई के युद्ध में आसफ खां की विजय के पश्चात गढ़ा पर मुगलों का आधिपत्य हो गया, किंतु चौरागढ़, जो गोंड राज्य की इस समय पर राजधानी थी, पर अभी भी मुगलों का इस पर आधिपत्य नहीं हो पाया था। जंगली क्षेत्र में यातायात की कठिनाई के कारण और वर्षा ऋतु आ जाने के कारण आसफ खां चौरागढ़ पर तत्काल आक्रमण नहीं कर सका। गढ़ा पर मुगल आधिपत्य को राज्य के पुराने सामंतों और जागीरदारों ने तत्काल स्वीकार भी न किया होगा। हो सकता है कुछ जागीरदारों ने आसफ खां से टक्कर भी ली हो। ऐसी स्थिति में उसे गढ़ा पर अपने पांव जमाने में 2 माह का समय लग गया। चौरागढ़ में गोंड राजाओं का कोषागार भी था। धीरे धीरे इस किले में गोंड शासकों ने अपरिमित धन संग्रहित कर लिया था। यह धन ही विनाश का कारण बना। इसी धन के लोभ में सैनिक आसफ खां के पीछे चल पड़े। 2 माह के अंदर वीरनारायण ने स्वास्थ्य लाभ कर लिया और अपनी सैनिक स्थिति भी मजबूत कर ली। जब उसे आसफ खां के आगमन का समाचार मिला तो वह तत्काल उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध इसी चौरागढ़ के किले पर हुआ। इतनी विशाल सेना के सम्मुख गोंड सैनिक ठहर नहीं सके। वीरनारायण युद्ध करते हुए मारे गए।
चौरागढ़ का किला सबसे समृद्ध किला माना जाता था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तथा अलाउद्दीन खिलजी के जमाने के कम से कम 100 हांडे सोने के सिक्कों से भरे रखे थे। ठोस रूप में सोना, पशुओं की ठोस सोने के आकृतियां, नक्काशीदार पात्र तथा अन्य दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुईं। पराजय के बाद किले की महिलाओं ने राजपूत नारियों के समान जौहर किया। इस जौहर का सारा इंतजाम भोज कायस्थ और मियां बुखारी रूमी ने किया था। भोज कायस्थ इस परिवार से पहले ही जुड़े थे और संग्राम शाह के समय दीवान रह चुके थे, पर वे अब काफी वृद्ध हो गए थे। अबुल फजल ने अकबरनामा में एक विचित्र घटना का जिक्र किया है। जौहर के बाद जब वह स्थल खोला गया तो 2 नारियां यहीं से जीवित पाई गई। एक थी दुर्गावती की बहन कमलावती और दूसरी थी पुरागढ़ के राजा की कन्या जो वीरनारायण को ब्याही जाने वाली थी। ये दोनों महिलाएं दिल्ली के रनिवास भेज दी गई। आसफ खां इस अकूत संपत्ति को पाकर स्वतंत्र शासक बनने का सपना देखने लगा, परंतु कुछ ही दिनों में वे अकबर के सम्मुख क्षमा याचना की मुद्रा में पहुंचे। अकबर ने उदारता दिखलाकर उन्हें फिर से कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। गढ़ा को मालवा प्रदेश का एक सूबा बना दिया गया, जिसमें 57 महल और 750 ग्राम थे। समय समय पर मुगल अधिकारियों को यहाँ के शासक की देखरेख करने हेतु भेजा जाता था। दलपत शाह के छोटे भाई चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम नारायण, हृदय शाह के हाथ में आया। हृदय शाह ने राजा बनते ही अपनी राजधानी मंडला से कुछ दूर पहाड़ी इलाके में रामनगर में स्थापित कर ली। वहां उसने मोतीनहल नामक एक महल बनवाया, जिसमें गोंड राजाओं की बड़ी भारी वंशावली शिलालेख के रूप में अंकित है। इस वंशावली को जयगोविंद नामक पंडित ने 1661 में लिखा। हृदय शाह जब दिल्ली में थे तब उनका कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ा। हृदय शाह ने इन महारथियों के संपर्क में आकर संगीत सीखा और संगीत के ऊपर 2 ग्रंथ भी लिखे, एक हृदय कौतुक और दूसरा हृदय प्रकाश। उसने संगीत विद्या में नवीनता लाने की दिशा में भी प्रयास किए और हृदयराज नामक एक नए राग का सृजन किया। उसके संगीत में दोनों ग्रंथ हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। हृदय शाह की मृत्यु के बाद छत्रशाह राजगद्दी पर बैठा। उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल 2 शिलालेख उपलब्ध हैं। संग्रामपुर की बावली का, दूसरा दमोह जिले के ठर्रका नामक स्थान का सती अभिलेख। छत्रशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केशरी शाह गद्दी पर बैठा। छत्रशाह के बाद नरेंद्र शाह, महाराज सिंह, शिवराज शाह। शिवराज सिंह के बाद दुर्जन शाह, निजाम शाह। अनमित गोंड शासकों शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय आतंकी गतिविधियों के कारण तोप के गोले से उड़ा दिया गया। रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा देने के बाद उनके लड़के लक्ष्मण शाह दमोह जिले के सिलापरी गांव चले गए और 50 रुपए प्रतिमाह पेंशन पाने लगे। उनके 3 पुत्र घनश्याम शाह, कंकन शाह और खलक शाह अभी तक वहां रहते हैं। जीविका के लिए उस गांव की मालगुजारी एवं 50 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की गई थी। यह थी गोंडवाना की गौरव गाथा। उम्मीद है आपने पूरी गाथा सुनी होगी। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक स्थल पर। धन्यवाद।